नमस्कार पानी, कैसे हो? इन दिनों कहाँ हो? नमस्कार पीपल के पत्तों, तुमको बर्फ की शक्ल याद है ना? दूर वहां उस पहाड़ी की चोटी पर उसका घर था। कभी कभी घाटी तक आती थी, मणिहारन सी अपनी टोकरी उठाए, दिन भर कहानियां सुनाती थी परियों की। कैसे तुम भूल गए उसको? नमस्कार नदियों, कोई पत्ता तो कहीं डोले, कोई तो बात होनी चाहिए जिंदगी में अब। बोलने में समझने जैसी कोई बात, चलने में पहुंचने जैसी, करने में कुछ हो जाने जैसी तरंग। सुनती हूँ ये प्रेम में ही संभव है। नमस्कार सभी को, काजल का प्यार भरा नमस्कार। ये जो कविता मैंने अभी पढ़ी है ना, हिंदी की प्रसिद्ध कवित्री, जानी मानी कवित्री अनामिका जी की है। अनामिका जी हिंदी कविता की सबसे चर्चित शख्सियतों में शुमार की जाती हैं। उनकी कविता संग्रह टोकरी में दिगंत थेरी गाथा के लिए उन्हें 2021 में साहित्य अकादमी सम्मान भी मिल चुका है। हिंदी कविता में पहली बार किसी स्त्री को साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत किया जाना, ये सब महिलाओं के लिए गौरव की बात है। अनामिका जी, आपका हमारे स्टूडियोज में बहुत बहुत स्वागत। आपका आकाश जो है ना वो आधा पूरा और तरह तरह के पंखों से भरा रहे। आपके जैसी ओजस्वी स्त्रियां इसमें नई तरंग फूटती रहे हमेशा इनके आपके साथ। बहुत बहुत शुक्र। अनामिका जी, साहित्य लेखन की यात्रा करते हुए आपने 7 कविता संग्रह, 5 नॉवेल, 4 शोध प्रबंध, 6 निबंध संग्रह और 5 अनुवाद, इसके अलावा बहुत कुछ है जो बहुचर्चित है। इस यात्रा के बारे में आप क्या कहेंगे? यात्रा तो यात्रा ही है, क्या जाने कब शुरू हुई, क्या जाने कब ख़त्म हो, लेकिन हर कदम पे आप थिएटर से जुड़ी हैं। आपको पता है कि ज़िंदगी से बड़ा थिएटर कोई नहीं। हमेशा ज़िंदगी नए तमाशे दिखाती है, नई लीलाएं रचती है। हमें बस अपनी आँख खोले रखना हो और अपने कान खुले रखना हो तो बहुत होता है। और कभी कभी आँख जब खुलती है तो मुंह बंद हो जाता है, आदमी अवाक रह जाता है। और उस समय ही लगता है जैसे कोई टाइपराइटर चला भीतर। जी। जब आदमी मौन में रहता है, चकित हो जाता है, किसी विडंबना, चाहे वो स्थितिगत विडंबना हो या चरित्रगत विडंबना हो, से रूबरू होता है इंसान। और स्त्रियां तो होती ही रहती हैं। तो उसके भीतर लगता है जैसे बारिश होती है ना, तो लगता है कि धरती पर कोई टाइपराइटर चला रहा। बहुत खूबसूरत। उसी तरह भीतर जब कोई विडंबनाओं के बादल घिरते हैं तो लगता है कोई टाइपराइटर चल गया। और मौन जब आदमी देखता रहता है ना, आँख खोल कर, कान सुनकर, सुनता रहता है, देखता रहता है, तभी अंदर का आकाश, आपका आधा आकाश, तरह तरह के रंग उसमें वाह बिखेरता है। वाह, बहुत खूबसूरत। तो लिखने से पहले लिखने की प्रक्रिया आहा शुरू हो जाती। आहा। वो बादल की लकीरें अंदर बनने लगती हैं। वो टाइपराइटर भीतर अदृश्य टाइप चलता रहता है बारिश का। वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। और मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि आपका जो पहला काव्य संग्रह है, गलत पते की चिट्ठी, 1978 में आया था। कैसा अनुभव था? कहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिली? और फैमिली से कितना सपोर्ट रहा आपको? वो सब कुछ फैमिली का ही मामला था। मैं भी आपके पिताजी माँ की तरह परिवार में पैदा हुई जहाँ दोनों ही दोनों कविता में डूबे हुए प्रेमी थे। आहा, आहा। और साहित्य करते जी। थे और साहित्य के सिवा कुछ नहीं था। किताबें थीं, तरह तरह के उनके दोस्त थे, कविताएं थीं, चर्चा गोष्ठियाँ थीं और आपस का बहुत सारा प्रेम था। और ये प्रेम एक व्यक्ति के बहाने सारे संसार से था। वाक़ई। तो ऐसे में कविता विरासत में मिली और हंसते खेलते मेरी सहेली बन गई। वो मुझे लगा ये जीने का एक ढंग है। और चूंकि उन लोगों को मैं खुश देखती थी इन कविताओं के साथ, तो मुझे लगा खुशी बिखेरने का इससे बड़ा कोई ढंग नहीं है कि किसी का दुख अपने भीतर समो लो और उसको फिर लीला की तरह आगे रच दो। उसके बाहर आने का, दुख के किले में ना रहो, क्या दुख बात! के किले में बंद नहीं हो, उस किले में क्रॉस वेंटिलेशन के लिए आए, खिड़कियां खुली रहें और आपका दुख दूसरे के दुख के गले मिलकर नाचे, घुमनी पर रैया सी खेले।
यही संस्कार मुझे माता पिता से मिला और उनके दोस्तों से। तो उस समय मैं स्कूल में ही थी जब ये संग्रह लाड़ में छपवा दिया गया, क्योंकि मैं कविताएं बचपन में बोलने लगी थी, हंसी खेल में कविताएं बोलने लगी थी। तो पापा को लगा कि अरे ये तो बोल रही है तो लिख भी ले। अलग अलग शरीर में एक जैसा मन लेके पैदा हुए हम जो स्त्रियां हैं, और इसीलिए हम कभी अनजान नहीं रहती। दो स्त्रियां बगल में बैठ जाती हैं बस में, अनजान स्त्रियां, या ट्रेन में, तो भी अंतरंग बातें शुरू हो जाती हैं। वाकई। कुछ चीज़ें हैं जो एकदम से जुड़ जाती हैं। बिल्कुल। तो एक अजब सूत्र है बहनापा, ये मीरा के प्रेम बेल की तरफ बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। और सारी दुनिया की जितनी कटीली बाड़े हैं, सब पर वो आनंद की लतर, प्रेम की लतर बढ़ रही है। तो ये तो बहुत लंबी यात्रा है, और इसीलिए हम एक दूसरे की खग जाने खगी की भाषा कहते हैं ना, एक दूसरे का हम पूरी तरह समझ लेते हैं। और हम दुख सुख एक ही तरह के झेलते हुए इस दुनिया में कहीं खड़े हैं, तो समझ में आती है। लेकिन बहुत कम लोगों को हमारी बात समझ में आती है। बिल्कुल। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि एक कलाकार अपनी ही दुनिया में रहता है। जी जी। आप जिस मुकाम पे हैं आज, कला का कोई भी क्षेत्र हो, चाहे लेखन हो, चाहे रंगमंच से जुड़ा हो, चाहे नृत्य हो, ये एक साधना है और इसके लिए कड़ी तपस्या की ज़रूरत तो होती है। जिस मकाम पर आप हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि लेखन के लिए आपको आइडियाज़ कहाँ से आते हैं? कहाँ से विचारों को गूँथती हैं आप? जीवन की विडंबनाओं से ही, और क्या। कोई भी व्यक्ति जो मुझे मिलता है, मुझे एक किताब की तरह, एक किले की तरह दिखाई देता है जिसकी खिड़कियां मुझे खोलनी है। एक गुफा है उसके भीतर जिसमें मुझे प्रवेश करना है, ऐसा मुझे लगता है। और जो जेन्युइन इंटरेस्ट जिसमें जगता है ना, उसके भीतर आदमी सचमुच ही यात्रा करता चला जाता है। कुछ लोग यात्रा करने में सहायता देते हैं, वो सहजता से खुलते हैं, कुछ लोग नहीं खुलते। ऐसा भी होता बिल्कुल। है कि कुछ गुफाओं के मुंह पे बहुत चट्टानें पड़ी होती हैं, क्या बात! बिल्कुल सही। लेकिन उन चट्टानों के नीचे भी नदी बहती है। आप उस नदी की उंगली पकड़ लें तो उनके अंतरतम में जा सकते हैं। थोड़ा धीरज रखना पड़ता है। हम लोग औपचारिक बातें नहीं करते। जब कर किसी को सामने प्रकृति ने किया है तो किसी प्रयोजन से किया है, और उसके अंतरंग में हम अगर नहीं जा रहे तो हम अपने जीवन का एक बड़ा प्रयोजन छोड़ रहे हैं अधूरा। अधूरी बातें, औपचारिक बातें करके क्या होगा? हर व्यक्ति एक इतना महिमावान स्पंदनों से भरा हुआ है कि उसकी स्मृतियों में प्रवेश करना, उसके सपनों को दस्तक देना हम सबका मूल नागरिक कर्तव्य है। बिल्कुल। कविता का जो गणतंत्र है उसका मूल नागरिक कर्तव्य यही है कि जिससे मिले उसके अंतरंग में जाए, उसके सब दुख सुख पकड़े और उससे हृदय का नाता एकदम स्पष्ट जोड़ ले। तब तो जीवन का प्रयोजन पूरा हो, वरना ऊपरी झापड़ी बातचीत में कुछ रखा कुछ नहीं रखा है। नहीं है। बहुत खूबसूरत। तो जिंदगी खुद ही लिखवा लेती है, ऐसे लोगों से मिलवा लेती है जिनके भीतर गहन समुंदर है। ऐसे लोगों से मिलवा देती है जिन्होंने जीवन में इतना कुछ झेला है कि वो सब के सब, अगर उसकी बातें आप गौर से सुने किसी की, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत प्रेरणाओं के द्वार खुलते हैं। इसके अलावा किताबें, जैसे मनुष्य को किताबों की तरह आदमी डूब के पढ़ता है, उसी तरह किताबों को मनुष्य की तरह उससे दोस्ती करनी पड़ती है। और एक एक किताब बार बार, खासकर जो किताब अच्छी लग गई, उसको बार बार उस तक जाना पड़ता है, क्योंकि उसमें शब्दों के भीतर का मौन जो है क्या बात! वो अगाध होता है और हर बार वो नए रंग देता है। फिर यात्राएं, बाहर जगत की भी यात्राएं, अलग अलग संस्कृतियों के अलग अलग तरह के लोगों से मिलना, फिर अंतर यात्रा, उस सब के बाद अपने भीतर भी तो कुछ है। अपने भीतर क्या गया, ये सेल्फ स्क्रूटनी
यही सब कुछ काम है जो आदमी दिल लगा के करता है। और हम जो औरतें हैं वो तो घर में भी किताबें तैयार करती रहती हैं बच्चों के रूप में। अपने बच्चे नहीं हुए तो पड़ोस के बच्चों के रूप में। कहीं का भी कोई जो खिल रहा है फूल, उसमें औरतों का बहुत गहरा अनुराग का रिश्ता बन जाता, तो उसको एक्सप्लोर करना। और मैंने जीवन में एक ही बात सीखी है काजल, अपना दुख दूर करने का एक ही उपाय है कि दूसरे के दुख दूर करने में लग जाओ। वाह, और अपना संबलन होगा तभी जब दूसरे को संबलित करो। बिल्कुल। ये एक मिस्टिकल सच्चाई है, ये जीवन की अंतिम सच्चाई है। एक बात और मेरे जहन में घूम रही है, वो ये कि आप अंग्रेजी भाषा में आपने डिलीट किया हुआ है और हिंदी इतना खूबसूरत आप बोलती हैं, इतनी अच्छी पकड़ है, इतनी पुख्ता पकड़, कैसे? वो तो परिवेश में जैसे तितलियां उड़ती हैं ना, वैसे शब्द उड़ते हैं। हम तो तितलियों के पीछे भागे बहुत कोई कुछ बोलता है तो मैं बहुत ध्यान से सुनती हूँ। तो माँ पापा भी आपस में बोलते थे तो मैं ध्यान से सुनती थी, वो कुछ पढ़ के सुनाते थे तो भी मैं ध्यान से सुनती थी। ध्यान देना, और ध्यान कैसे होता है काजल, आपको भी पता है, आप तो थिएटर के हैं। बहुत प्यार हो मन में तभी आदमी ध्यान से देखता है, ध्यान से सुनता है। और ध्यान से देखने से इमेजेस आती हैं, ध्यान से सुनने से नाद ब्रह्म है वो तो सारी भाषा की सब लहरें खुल जाती हैं। बस सूत्र है ध्यान देना, प्यार से देखना। आपने लगभग हर विधा में लिखा है। कौन सी ऐसी विधा है साहित्य की जो आपके दिल के बहुत करीब है? कविता से ही शुरुआत होती है। उसी में मुझे फिक्शन भी दिखता है, फिक्शन का सार भी दिखता है और नाटक भी दिखता है। संवाद भी होते हैं कविता में, तो थोड़ा सा कथानक भी होता है। तो पहला मेरे लिए बीज विधा कविता ही है, उसी से मैंने शुरुआत की थी। और मुझे आइडियाज़ भी कौंध में ही आते हैं। मैं जी, कहीं भी जी। जाती हूँ तो बिजली सी चमकती है। और कविता का शिल्प एक कौंध का शिल्प है, बिजली ही बिल्कुल, चमकती है बिल्कुल, अंदर, एक ही बिल्कुल। कौंध में आपको चीज़ें बिल्कुल। कहनी। तो वो मेरे लिए प्रकृत विधा है। लेकिन कुछ बातें एक कौंध में कम्युनिकेट नहीं होती, ये भी बात है कि विस्तार से भी कहनी पड़ती। जैसे मैं आपसे कुछ कहूँ, एक चिड़िया दूसरी चिड़िया से बोले तो संकेत की भाषा में बोल सकती है जी, और वो समझ जी, भी जाएगी। बिल्कुल। लेकिन कभी कभी उसका विस्तार सूत्र कूटलिपि में नहीं काम चलता, जी, फिर उसको खोलना पड़ता है। और खोलने की प्रक्रिया में कुछ प्रश्न हैं जो बहुत कठिन होते हैं और आदमी के अकेले में सुलझाए नहीं सुलझते। तो आदमी किरदार क्रिएट करता है, वो नाटक में हो या कहानी में हो, या उससे भी ज़्यादा मुश्किल सवाल हो तो नॉवेल में हो। और आदमी समझने की कोशिश करता है कि इस सिचुएशन में ऐसा व्यक्ति क्या बोलता है, इस पर इतिहास के इस कोने से क्या बोलता, ज्योग्राफी के उस कोने से क्या बोलता, धरती के उस कोने से बिल्कुल। क्या बोलता। और ये सब पागलपन इसलिए कि आपके अंदर एक प्रश्न टहल रहा है, आपको उसका उत्तर अकेले नहीं मिल रहा, तो आप 50 तरह से उसको पाता जा रही हैं उसका उत्तर। आप तो नाटक लिखती हैं, आपको पता है। मैंने नाटक नहीं लिखे, लेकिन मैंने नॉवेल्स इसी चक्कर में लिखे हैं कि मुझे सवाल समझने थे, मुझे कुछ मॉरल इंक्वायरी थी मेरे भीतर, कैसे, क्यों, कैसे होगा ये उलझन, कैसे दूर होगी। तब मैंने इतिहास से कुछ पात्र उठाए, अपने आसपास से कुछ पात्र उठाए। इस तरह से ये सिलसिला चलता रहा। बस सवाल हैं जो तबाह करते हैं और उनके उत्तर पाने हम जोगियों की तरह निकल जाते हैं गलियों में। आपकी कविताओं में महिलाओं और रिश्तों का जिक्र बहुत आया है। हाँ, मध्य वर्ग में ज़्यादातर स्त्रियों से ही घिरे रहते हैं। हम माँओं की दोस्तों से, तरह तरह की औरतों से, हॉस्टल गर्ल्स, हॉस्टल में रहिए तो वहाँ के किरदारों से दिल खोल के गप करने का मौका उन्हीं से मिलता है। तो वही जो आदमी देखता है उसी वही। से भर जाता है। ये स्वाभाविक है एक मध्यवर्गीय लड़की के लिए। कोई पसंदीदा कविता आपकी लिखी हुई? एक कविता है नमक। हम्म। नमक दुख है धरती का और उसका स्वाद भी। धरती का 3 भाग नमकीन पानी है और आदमी का दिल नमक का पहाड़। वाह, कमजोर है दिल नमक का, कितनी जल्दी पसीज जाता है, गड़ जाता है शर्म से जब फेंकी जाती हैं थालियां दाल में नमक कम या जरा तेज होने पर।
दुनिया में और कुछ रहे न रहे, रहेगा नमक, ईश्वर के आंसू और आदमी का पसीना, यही वो नमक है कि जिससे थिराई रहेगी ये दुनिया। बहुत ही खूबसूरत बात आपने की और बहुत ही इंस्पिरेशनल बातें आपने की। मैं दिल की गहराइयों से आपको शुक्रिया कहना चाहूँगी अनामिका जी कि आप अपने हमारे स्टूडियो में आई और आपने अपना वक्त हमें दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका धन्यवाद इतनी अंतरंग बातचीत के